नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। देखिए, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपका बेहतरीन समय है। आप लगातार पिछले साल के पेपरों को लगा सकते हैं और नए नए प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। हमने भी आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर कराए हुए हैं। अब आपके लिए रेलवे आरपीएफ एसआई के 50 महत्वपूर्ण जीके के पिछले साल के पेपरों की सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। ये हमारा 6वां वीडियो है। इसी प्रकार के हमने आपको 5 वीडियो कराए हुए हैं। आप लोग रेलवे आरपीएफ एसआई के फोल्डर में जाकर के देख लीजिएगा। ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, सब आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे अपने आने वाले एग्जाम में पिछले साल के एग्जाम से क्वेश्चन अवश्य पूछने का प्रयास करता है। देखिए, बहुत सीमित हमारे चैनल के माध्यम से नए आते, जब नए नए वीडियोज नहीं मिल पाती हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इसको दबा कर लाल से काला कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कि हमने आपको बताया था कि इस सीरीज में जो है उत्तर लगे हुए हैं, इसलिए आप ट्राई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इन्हें तैयार अवश्य कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीरीज को स्टार्ट किया गया है। पहला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है। अगर आप मैप में जाकर के देखेंगे तो अंटार्कटिका का जो क्षेत्र होता है वो दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र होता है। वहां पर हमेशा बर्फ जमी होती है, तो भारत ने एक शोध केंद्र भी वहां पर स्थापित किया गया था। तो ये हमारा पहला शोध केंद्र था, दक्षिणी गंगोत्री। कब किया गया था? 1983 में किया गया था। अभी ये क्या है, नष्ट हो चुका है। तो भारत ने दूसरा भी एक शोध केंद्र स्थापित किया था 1989 में, और उसका नाम क्या था? मैत्री नाम था। तो पहले कौन सी थी? दक्षिणी गंगोत्री, और दूसरा नाम था मैत्री। इसके बाद तीसरा भी किया है भारती। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों भारतीय शोध केंद्र हैं। कहां पर हैं? अंटार्कटिका में है, दक्षिण ध्रुव के पास ये पड़ता है। अब बात करते हैं हिमाद्री की। देखिए, हिमाद्री भी आपके ऑप्शन में दे रखेगा। अगर बात करेंगे उत्तरी ध्रुव की, वहां पर भी हमेशा बर्फ जमी होती है, तो वहां पर है आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर में भारत ने एक शोध केंद्र स्थापित किया था 2007 में, उसका नाम है हिमाद्री। तो हिमाद्री कहां पर है? आर्कटिक महासागर में है, और अंटार्कटिका में है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये सभी आपको एक ही प्रश्न तैयार करते हुए चलना है। दूसरा प्रश्न है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। सही ऑप्शन होगा 11। देखिए, फुटबॉल में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, और हॉकी में 11 होते हैं। ये तीनों में एक पक्ष के खिलाड़ी की बात करेंगे तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तीसरा प्रश्न है, वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल है। हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में नदियों में अक्सर विवाद होते ही रहते हैं, क्योंकि नदियों में पानी कम है और आवश्यकताएं अधिक हैं हर राज्य की। वंशधारा जल विवाद अधिकरण जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में हुआ है। अब ये विवाद हुआ कैसे कि आंध्र प्रदेश ने एक नहर निकाल दी है वंशधारा नदी से, तो वंशधारा नदी का जो जल स्तर है वो कम हो जा रहा है, इसलिए इसमें विवाद पैदा हो गया। कावेरी नदी जल विवाद हमने आपको बताया था किन दो राज्यों के बीच में है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखिए, कावेरी की बात करेंगे तो मेन रूप से ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। बताइए। सही ऑप्शन होगा हिमा दास। हिमा दास का नाम आप जानते होंगे, डींग एक्सप्रेस भी कहते हैं, असम राज्य से संबंध रखती हैं। याद रखिएगा, 400 मीटर की जो दौड़ थी उसमें स्वर्ण पदक जीता है, और 19 दिन के भीतर ही 2018 में 19 दिन के भीतर 5 स्वर्ण पदक जीते थे अलग अलग चैंपियनशिप में। तो हिमा दास का आप लोग नाम याद रखिएगा। डींग एक्सप्रेस से भी नाम से जाना जाता है। 51.46 सेकंड में ये 400 मीटर की रेस को पूरे किया था, रिकॉर्ड बना दिया था। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था। सही ऑप्शन होगा 1946 में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर यह आपका संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में। पहली बैठक की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उसी में अस्थायी सदस्य के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेंगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है। रेंगुर मिट्टी की बात करेंगे तो काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब ये काली मिट्टी काली किस कारण से हो गई, तो इसके अंदर पाया जाता है टिटने फेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसके कारण से ये काली मिट्टी हो गई। ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी जो मिट्टी है उसे काली मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है कौन सी? काली मिट्टी। अब बात करते हैं कपास सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है।
इस मिट्टी का जो विस्तार है अधिकतम गुजरात में है और महाराष्ट्र में है। कपास की बात करेंगे तो गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा पैदा होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, कि कौन सा देश कितना खुशहाल है। सही ऑप्शन पहला है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ठीक है, तो अभी जो रैंकिंग आई है भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो कितनी है ये भी आपको याद रखनी है। 144 रैंकिंग आई है। ठीक है, 144 स्थान आया है 156 देशों में से। मतलब कि भारत जो है वो खुशहाल देशों में नहीं आता है, भारत में खुशहाली कम है। 156 देशों में से देख सकते हैं 144वां स्थान आया है। 2019 की रैंकिंग की बात करेंगे तो 140वां स्थान आया था, अभी 4 पॉइंट और रेटिंग घट गई है, 144 स्थान पर पहुंच चुका है 2020 में हैप्पीनेस जो रिपोर्ट आई है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, हमने आपको बताया था कि कोशिका ढेर सारी मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है ऊतक विज्ञान। ये हिंदी में कर दिया गया है, इंग्लिश में कहते हैं इसे हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी कहते हैं, टिश्यूलॉजी आप लोग सही मत कर दीजिएगा, वहां पर आपसे भ्रम हो जाएगा। तो हिस्टोलॉजी लिख कर आएगा या फिर ऊतक विज्ञान लिख कर आएगा, तो उससे ही आप लोग सही कीजिएगा, टिश्यूलॉजी सही मत कीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या फिर पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है। अब बात करते हैं टेट्राफ्लोरोएथेन, ये क्या होता है। ये होता है, इसका फार्मूला आप लोग देख लीजिए, F4C2H2, ये 4 इसका फार्मूला होता है टेट्राफ्लोरोएथेन का। ठीक है, याद कर लीजिएगा अगर आप डायरेक्ट इसे याद करना चाहते हैं। इसके बाद इसे टेम्परेचर दिया जाता है 350 केल्विन का और दाब दिया जाता है 10 से 20 एटीएम का। और क्या कह रहा है, पर सल्फेट आयन की उपस्थिति होती है तो ये बन जाता है टेफ्लॉन बन जाता है, C2F4 बन जाता है। ये टेफ्लॉन का फार्मूला है, तो ये टेफ्लॉन बन जाता है। टेफ्लॉन का आप लोग यूज जानते हैं, बर्तन के नीचे कलाई आप देखते होंगे उसको करने में किया जाता है, प्रेस के नीचे जो काला काला लगा होता है वहां पर टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा उच्च लेवल का क्वेश्चन है और आपके दिमाग में पहली बार ही आएगा, तो आप इसे सही कर सकते हैं। अगर आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिखेंगे तो टेट्राफ्लोरोएथेन को अगर आप उच्च दाब पर गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, पर सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, टेफ्लॉन बनेगा। 10वां क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है। तो ये हॉकी से जुड़ा है। क्वेश्चन काफी आपके बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार आपको इसे सही करना है। सुल्तान अजलान शाह कप किससे है, हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है। हरियर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। हरियर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी और वहीं पर ये विजयनगर साम्राज्य है। और इसके महानतम शासक की बात करेंगे तो कृष्णदेव राय थे। ठीक है, तेलुगु इसकी राजभाषा थी। अगर बात करेंगे संगम वंश की तो तेलुगु उसकी राजभाषा थी। ठीक है, ये सब बातें आप लोग याद करिएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ रासायनिक अपक्रिया के दर को बदलता है और अपक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है। सही ऑप्शन होगा कैटेलिस्ट, इसे हम लोग उत्प्रेरक भी कहते हैं। ये क्या करता है, रासायनिक अपक्रिया के दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन अपक्रिया में ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, लास्ट में अपक्रिया के साथ में ये निकल जाता है, ये शामिल नहीं होता है। इसे कहते हैं कैटेलिस्टिक या फिर उत्प्रेरक भी कहते हैं। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। चलिए, गोपाल था, याद रखिएगा, पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। पाल लगा करके आपके ऑप्शन में और भी देने का प्रयास करेगा, महिपाल, महेंद्र पाल, लेकिन आप लोग किसको सही करेंगे, गोपाल को सही करेंगे। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा तुलवा राजवंश से संबंधित है। देखिए, अभी हमने बात की आपसे कि हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। तो कृष्णदेव राय सबसे महानतम राजा थे किसके, विजयनगर साम्राज्य के। तो देखिए, बहुत से वंश आए, जैसे कि उसमें संगम वंश आया, सुलु वंश आया, तुलु वंश आया और आराविडु वंश आया। तो अगर बात करेंगे तुलु वंश की तो कृष्णदेव राय जो थे तुलु वंश के थे। ठीक है, यहां से आपको ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया।
15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो देखिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा मिसिसिपी मिसौरी नदी है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अब इसका अर्थ समझिएगा, ये पंजादार डेल्टा भी से कहते हैं। जैसे पक्षी का पंजा होता है ना, उसी प्रकार की आकृति का एक डेल्टा बनाती है जिसे बर्ड फुट डेल्टा, पक्षी के पंजादार डेल्टा भी से कहते हैं। तो ये कहाँ की नदी है? ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो अमेजन नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, हमने आपको अफ्रीका की बता दिया है, उत्तरी अमेरिका की बता दिया, दक्षिण अमेरिका की बता दिया। तो एशिया की सबसे लंबी नदी और बचा हुआ यूरोप, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी। ये दो नदियों के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आपसे बताने का प्रयास करेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनः विचार के लिए विधेयक को वापस लौटा देता है तो इसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा निलंबन वीटो। देखिए भारत में मेनली 3 प्रकार के वीटो राष्ट्रपति लगा सकता है। कौन कौन से वीटो हैं? एक निलंबन वीटो है, एक पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो का आपने नाम सुना होगा। इसके बाद एक होता है एब्सोल्यूट वीटो या फिर पूर्ण वीटो होता है। 3 प्रकार के वीटो होते हैं। सीमित वीटो नहीं होता है, तो पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो और निलंबन वीटो, ये 3 प्रकार के वीटो होते हैं। इसको समझ लीजिए, इस वीडियो में आया है। वैसे इतना डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, फिर भी आया तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए पूर्ण निषेधाधिकार, वीटो मतलब होता है कि मना कर देना। पूर्ण मतलब ये होता है कि अगर राज्यसभा से कोई विधेयक पास होकर आया है, लोकसभा से भी पास होकर आया है और राष्ट्रपति ने उसकी पूर्ण रूप से अस्वीकृति कर दी है, पूर्ण रूप से मना कर दिया उसमें हस्ताक्षर करने के लिए, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो या फिर पूर्ण वीटो कहते हैं। 1956 में पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी ने पेप्सू बिल एक आया था, उस पर एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया था। अब बात करते हैं पॉकेट वीटो की। पॉकेट वीटो वह वीटो पावर होती है जिसमें से मान लीजिए कि राज्यसभा से पास होकर आया बिल और लोकसभा से पास होकर आया और उस पर कोई भी निर्णय नहीं लेना, ना तो उसको अस्वीकृत करना ना ही उसको स्वीकृत करना, मतलब कि अपने जेब में ही उसको बिल को रख लेना। ऐसा कब हुआ था? ऐसा हुआ था 1986 में भारतीय डाक बिल संशोधन अधिनियम आया था। तो उस समय कौन राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने इसको बिल को ना तो इसको स्वीकृत किया था ना ही अस्वीकृत किया था, अपने जेब में रख लिया था। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। अब तीसरा वीटो आता है निलंबन निषेधाधिकार या फिर निलंबन वीटो। अब ये क्या होता है? मान लीजिए कि राज्यसभा से ही पास होकर आया, लोकसभा से पास होकर आया बिल और राष्ट्रपति के पास में आ जाता है। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इसे फिर से हम पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया और फिर से राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, तो अब की बार राष्ट्रपति को अपने सिग्नेचर जो हैं करने ही होंगे। ठीक है, एक ही बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ऐसा कब हुआ था? 1991 में स्वामी रामस्वामी वेंकट रमन ने संसद के वेतन और बिल के भत्ते में पेंशन संबंधी एक अधिनियम आया था, उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया था। तो यहाँ पर से थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। आप लोग के सामने ये प्रश्न आया है, इसमें जितने भी प्रश्न है ना वे सारे अच्छे लेवल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये सेट करा रहा हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? सही ऑप्शन होगा एशिया को। देखिए एशिया और यूरोप ये एक ही भूखंड हैं, इन्हें हमने पर्वतों नदियों के माध्यम से अलग अलग कर दिया है। देखिए पहले नंबर पर आता है यूराल पर्वत, इसके बाद आता है कैस्पियन सागर, इसके बाद आता है काला सागर और लास्ट में भूमध्य सागर जो होता है वो एशिया को और यूरोप को अलग करता है। तो क्या क्या है याद कर लीजिएगा, यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है और भूमध्य सागर है। वहीं पर बीच में एक यूराल नदी भी आती है, वो भी इसको अलग करने का काम करती है, एशिया और यूरोप को। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर के रूप में
मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है वो क्या कहलाता है? काफ़ी टफ लेवल क्वेश्चन है जो आपने पहली बार देख रहे हो कुछ लोग। देखिए, खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे तो दो प्रकार की मेन श्रृंखला होती हैं, एक ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, एक डेट्राइट खाद्य श्रृंखला। देखिए, ग्रेजिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े के रूप में जाता है। जैसे कि पौधे होते हैं ना, उनको क्या होता है, टिड्डा खाता है। टिड्डे को क्या करता है, वो आपका मेढक खाता है, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज या ईगल खाएगा। तो देख रहे हैं ना, छोटा स्तर से बड़ा स्तर की ओर जा रहा है। पौधे से शुरुआत हो रही है और अंतिम जो है मांसाहारी रूप में जा रहा है, तो इसे कहते हैं ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। अब एक होता है डेट्रॉइट खाद्य श्रृंखला। ये दो प्रकार की मेन रूप से आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। डेट्रॉइट में क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि कोई बड़ा जानवर जो है खत्म हो गया, तो उसे क्या हो गया, अपघटक के रूप में छोटे छोटे जीव खाते हैं। अब देख रहे हैं बड़े जानवर से अब छोटे जानवर की ओर आ रहे हैं, उसे छोटे जीव खाएंगे और उससे फिर पेड़ पौधे भी अपना पोषण करते हैं। तो ये होता है डेट्रॉइट। ग्रेजिंग का उल्टा होता है डेट्रॉइट। ठीक है, ये दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती हैं। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार कौन यह निर्धारण नहीं करती है वो किसको प्रभावित करते हैं? फिर सुनते हैं इसको। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियमों को निर्धारण नहीं करती है जो किसको प्रभावित करते हैं। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला, व्यापार की समाप्ति। ऐसा जो नियम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जो आती है उस पर यह विचार नहीं करती कि व्यापारों की समाप्ति हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है। ठीक है, तो 2020 में भारत की रैंकिंग जो है बहुत अच्छी सुधर गई है, 63 नंबर पे आ चुका है। मतलब कि भारत जो है बिजनेस करने के लिए 63 नंबर पर है। 190 देशों में भारत पर आसान है बिजनेस करना, 63 नंबर के। 2019 की बात करेंगे तो 77 नंबर पे था, 2018 की बात करेंगे तो 100वें नंबर पर था। तो कितना सुधार हुआ है मोदी जी के शासनकाल में कह सकते हैं, या फिर जो इस समय जिस सरकार का शासनकाल चल रहा है उस समय व्यापार करना आसान हो गया है पिछले साल की अपेक्षा। 100वें स्थान पर था, फिर 77 हो गया, अब 63 स्थान पर आ चुका है 190 देशों में। 20वां क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो आप सभी को मालूम है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। और 22 भाग में जो इस बात के बारे में चर्चा कर रहा है, व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के अंदर जो गमनागमन है, ये करता है भाग 13, 10-3-13। तो इस भाग 13 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है? जैसे धान का समर्थन मूल्य इस साल कितना होगा, गेहूं का कितना होगा, कि जो किसानों का गेहूं पैदा हुआ इसे सरकार खरीदेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जितना भी रखा जाएगा उससे नीचे कोई भी नहीं खरीदेगा। इसे होता है हम लोग मिनिमम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको डिसाइड करता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है, CACP। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय कृषि के न्यूनतम मूल्य पर लगातार बहस होती रहती है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की थी? गोवा में आप जानते होंगे फेस्टिवल होता है, महोत्सव होता है, गोवा फेस्टिवल कह सकते हैं या फिर गोवा कार्निवाल महोत्सव भी कह सकते हैं। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो पुर्तगालियों ने की थी, तो पुर्तगाली इसका सही ऑप्शन होगा। अभी भी लगातार चल रहा है, हर साल गोवा में होते हैं, महोत्सव होते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? बताइए। सही ऑप्शन होगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा जो था वो फ्रांस की क्रांति में दिया गया था, वहीं से ये लिया गया है। पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? ठीक है, नाम से समझिएगा, आपके एग्जाम में कैसे आपको कंफ्यूज करेगा, इस प्रकार से आपसे और भी पूछ सकता है। पेंटाथलॉन आ सकता है, डेकाथलॉन आ सकता है, हेप्टाथलॉन आ सकता है। ये सब क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पेंटा लगा है ना तो 5 खेल होंगे इसके अंदर, और 5 खेल में कौन कौन से खेल होते हैं? जैसे कि ऊंची कूद होती है, जेवलिन थ्रो होता है, 200 मीटर की रेस होती है, डिस्कन थ्रो होता है और 1500 मीटर की रेस होती है। ऐसी 5 प्रतियोगिताएं होती हैं
पेंटाथलॉन खेल में। ठीक है, अब बात करते हैं डेकाथलॉन में। डेका मतलब हुआ 10, तो वहां पर 10 प्रतियोगिताएं होंगी। डेकाथलॉन में 10, पेंटाथलॉन में 5 और एक हेप्टाथलॉन स्पर्धा भी होती है। तो हेप्टा किससे कहते हैं? 7 वाले को, उसमें 7 गेम होते हैं। पेंटा, हेप्टा और डेका, ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया कौन सी प्रदर्शित करता है? देखिए पॉलीपेप्टाइड क्या होती हैं? अमीनो अम्ल में चेंज हो जाते हैं। तो ये बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, या फिर हिंदी में कहते हैं रूपांतरण कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इससे ये क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा करता है। ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है वो पूर्व के हिस्से में बसा हुआ है, पश्चिम के हिस्से में रेगिस्तान है, पूर्व के हिस्से में अधिकतर आबादी जो है बसी हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही हितकारी है। ये कैसे बना हुआ है? प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। लोग वहाँ पर जाते हैं, दूर दूर से पर्यटक आते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देखने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? देखिए आवेशित जो कण होते हैं उनको और अधिक ऊर्जा देने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग साइक्लोट्रॉन मशीन को याद रखिएगा। इससे जो आवेशित कणों को और अधिक ऊर्जा और त्वरित करने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन मशीन का उपयोग करते हैं। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? चलिए बताइए किसे घोषित किया था? तो रजिया सुल्तान या फिर रजिया बेगम को किया था, इनकी पुत्री थी। तो आप लोग रजिया सुल्तान के पति का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ ही लोग को मालूम होगा, ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम होगा। जिनको भी आता है रजिया सुल्तान के पति का नाम आप लोग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछने का प्रयास करता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी मैंने आपसे क्या पूछा है? यूरोप की सबसे लंबी नदी आपको बतानी है, एशिया की सबसे लंबी नदी बतानी है और रजिया सुल्तान के पति का नाम बताना है। कुछ आपको भी लगातार एक्टिव रहना है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। हमारा भी ये प्रयास होगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपको कितनी आवश्यकता मेहनत की, ये भी आपका ध्यान रखना होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो कानून का निर्माण कहाँ पर होता है? संसद में होता है। अगर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए हैं तो वो कानून बन जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? इस कानून का पालन कराता है। अगर कोई कानून का पालन नहीं करेगा तो उसे दंडित करने का कार्य न्यायालय का होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए क्षेत्रीय परिषद देखिए 5 प्रकार से बांटी गई हैं, जैसे कि उत्तरी परिषद हो गया, मध्य परिषद हो गया, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, दक्षिणी हो गया। इस प्रकार से पूरे राज्यों के जो 28 आपके राज्य हैं इन्हें क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। तो केंद्रीय जो गृह मंत्री होता है इसका अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 प्रकार के क्षेत्रीय परिषद है और केंद्रीय गृह मंत्री जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। जो वर्तमान में गृह मंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। संस्कृत में अपा शब्द का अर्थ क्या होता है? अपा मतलब होता है जल, ठीक है, नीर होता है। अपा मतलब होता है जल, याद ही रखना, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। ये संस्कृत का भी क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ लिया गया है। तो हर तरफ से आपको स्पष्ट मान के चल रहा है कि आप चारों तरफ का नॉलेज लेकर आए हैं, तभी आप रेलवे के एग्जाम में बैठ रहे हैं। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है ये मैंगो वर्षा के रूप में जानती है। इसे कहते हैं आम्र वर्षा कहते हैं। जहाँ पर आम की जो फसलें होती हैं, आम के जो पेड़ होते हैं उन पर काफ़ी प्रभावित करती है और काफ़ी अच्छे वहाँ पर आम पैदा होते हैं, इसलिए ये आम्र वर्षा कहलाती है या फिर मैंगो सावर भी कहलाती है, मैंगो वर्षा भी कहलाती। केरल और कर्नाटक में इसे जाना जाता है इन नामों से भी। ठीक है, खासकर ये केरल में अधिकतर इसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, केरल की वर्षा है ये। निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी बनी थी? देखिए पहली जो आई थी वो मूक फिल्म आई थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र की आई थी। ठीक है, दादा साहब फाल्के इसके निर्देशक थे, याद रखिएगा। इसके बाद बोलने वाली फिल्म जो बोल रही थी, ये तो मूक फिल्म थी, तो बोलती नहीं थी,
जो आपके हरिश्चंद्र थी, आलमारा आई थी 1931 में आई थी। निर्देशक भी याद रखना है आपको, अर्दिशर ईरानी इसके निर्देशक थे, ठीक है। 1913 में आई राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के इसके निर्देशक थे। फिर ये मूक फिल्म थी 1913 वाली। 1931 में आई ये बोलती फिल्म, नाम था आलमारा, निर्देशक थे अर्दिशर ईरानी 1931, ठीक है। सब आपको याद करना है इसी प्रश्न से। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो वाराणसी आध्यात्मिक राजधानी, यहीं पर लोग आते थे, ज्ञान को सीखते थे, तो भारत की आध्यात्मिक राजधानी क्या है? वाराणसी है। 35 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में निम्न सुल्तानों में से कौन सी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। अगर कोई भी बाजार के अंदर गड़बड़ी करता है या फिर तौल में कमी करता है तो उसके मांस भी काटने का आदेश दे दिया गया था। मान लीजिए आप 1000 ग्राम मतलब 1 किलो में 800 ग्राम कोई वस्तु को देते हैं तो 200 ग्राम उसका मांस काटने का आदेश दे दिया गया था। ये बाजार को नियंत्रण करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीयक परिपथ में ले जाने के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? सही ऑप्शन होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट पर काम करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। हमेशा ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। तो ठीक है, बिना अपनी आवृत्ति को बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीयक परिपथ में ले जाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है? आर्टिकल 1, 2, 3, ये याद रहेगा आपको। आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। इसमें 4 अनुच्छेद और दिए गए हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 72 दिया गया है, ये क्षमादान होता है। राष्ट्रपति किसी भी को क्षमादान कर सकता है, उसकी मृत्युदंड को क्षमादान कर सकता है या फिर उसकी सजा को कम कर सकता है। ये क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है, राज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं 143 अनुच्छेद की, 1, 4, 3 अनुच्छेद की। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है किसी भी संबंध में, लेकिन उसे मानने के लिए वैध नहीं होगा। अपनी विवेक से वो उसे मान भी सकता है, उसे नहीं भी मान सकता है, परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। 1, 4, 3 में ऐसा वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की चर्चा की गई है। ठीक, हमने आपको चारों आर्टिकल बताए हैं। इसी प्रकार आपके 50 प्रश्नों में से कम 100 प्रश्न हमें तैयार करने का उद्देश्य है कि आपका कम से कम आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो आप इससे कुछ सीख कर ही जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 25 में ऐसा कहा गया। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता किस प्रकार की होगी? आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 में कहा गया है। एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा, उसे कहते हैं नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र में वह सबसे दूरी पर होता है। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में की गई थी। ठीक है, याद ही करना पड़ेगा आपको। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 1980। भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय किसे जाता है? जो भारतीय योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 में बना था, अभी तो नीति आयोग हो गया है। तो जो पहला भारतीय योजना आयोग था, भारतीय योजना आयोग जो था उसका ब्लूप्रिंट जो तैयार किया था एम विश्वेश्वरैया ने तैयार किया था। ठीक है, याद रखना है आपको, भारतीय योजना आयोग का ब्लूप्रिंट एम विश्वेश्वरैया।
42 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित किया गया है? अभी तक देखिए एक पूछा जाता था, एक आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, NW1, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल वाटरवे। नेशनल हाईवे तो आप जानते हैं, हाईवे जो होता है रोड में बनता है, और वाटरवे वाटर में बनता है। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट भी याद कर लीजिएगा। फर्स्ट आपका कहाँ पर से है? इलाहाबाद से लेकर के, जो प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक है, ठीक है, याद रखना है, गंगा नदी पर है। और दूसरा वाला जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सादिया से लेकर के धुबरी तक है, सादिया से लेकर के धुबरी तक है। अगर बात करते हैं सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है, तो प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक का जो है वो 1620 किलोमीटर का है, ये सबसे लंबा हो गया। इसके बाद ये आपका NW2 आपसे पूछा गया है, ये 891 किलोमीटर का जलमार्ग है। आंतरिक जो जलमार्ग है, भारत अपना व्यापार जो अगर आंतरिक राज्यों से करना चाहता है तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां से कहां तक है? सादिया से डुबरी तक है, ठीक है। ये 2 प्रश्न आप लोग इसमें तैयार कर लीजिएगा। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक गेम्स को किस शहर में चुना गया है? सही ऑप्शन होगा बीजिंग के लिए चुना गया है। बीजिंग चीन में पड़ता है। 2022 के ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ पर होंगे? बीजिंग में होंगे। 2018 कहाँ पर हुए थे? शीतकालीन ओलंपिक प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में हुए थे। आपको पिछला भी याद करना है, 2022 वाला भी याद करना है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी को पूर्वगामी नदी कहा जाता है? देखिए पूर्वगामी नदी की बात करेंगे, जो पूर्व की नदियां हैं, जैसे कि हिमालय का निर्माण हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप लोग, जैसे कि हिमालय का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे पर्वतों के रूप में हुआ, लेकिन हिमालय से पूर्व की भी बहुत ढेर सारी नदियां हैं, जैसे कि सिंधु नदी आपकी हो गई, सतलज नदी आपकी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदियां जो हो गई, इन्होंने पहाड़ों को तोड़ करके अपना रास्ता बनाया हुआ है, तो ये पूर्वगामी नदियां कहलाती हैं। तो सिंधु भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, सतलज भी दे सकता है, और ब्रह्मपुत्र भी दे सकता है। ये पूर्वगामी नदियां हैं, मतलब कि जो आपकी हिमालय का निर्माण हुआ इसकी पूर्वी नदियां थी, और हिमालय को काट करके अपना रास्ता बना करके अभी भी ये नदियां बह रही हैं। तो ठीक है, इन्हें कहते हैं पूर्वगामी नदी। ज़्यादातर नदियां, बाकी जो नदियां हैं आपकी, वहाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं, लेकिन ये पूर्व नदियां हैं। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में विकसित होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। याद करना है आपको, जो क्वेश्चन याद करना होगा उसे आपको याद ही करना पड़ेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ठीक, आयरिश संविधान से या फिर आयरलैंड के संविधान, दोनों ऑप्शन को आपको तैयार रखना है। देखिए, गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? समझ में आ रहा है आपको कुछ? मान लीजिए कोई गोलाकार दर्पण है, ये दर्पण हो गया आपका, जो बीच से जाती है रेखा, ये रेखा जो जा रही है उसे आप क्या कहेंगे? केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र के माध्यम से काल्पनिक रेखा जो जाती है उसे कहते हैं मुख्य धुरी कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं मेन एक्सेज, या कहते हैं या मुख्य धुरी या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो ये क्या है? मुख्य धुरी है। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ठीक है, तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई, आपको दोनों याद करनी है। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। ये किसके किसके बीच में हुआ था ये भी आपको याद रखना है। गौरी के बीच में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रथम युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। 1192 में द्वितीय लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य में, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो ये 2 लड़ाइयाँ हो गई। गौरी के शासनकाल की तीसरी लड़ाई भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए ऑप्शन में दे रखा है 1194। 1194 में गौरी और जयचंद के मध्य में चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये तैयार हुए इससे आपसे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और चंदावर के युद्ध 1194 गौरी और जयचंद के मध्य में हुआ था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? पहली का तो लक्ष्य था कृषि की प्रधानता,
पहला था कि कृषि में अच्छा उत्पादन हो, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर के 1956 तक की पहली वाली कृषि पर ध्यान दिया गया था। 1956 से लेकर के 1961 तक की जो द्वितीय वाली थी, इसमें भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। जो बड़ी बड़ी मशीन प्लांट लगाई गई थी उस पर ध्यान दिया गया था। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इस प्रकार के जो इस्पात संयंत्र लगाए गए थे वो कब लगाए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही लगाए गए थे। तीसरी वाली जो थी कृषि और भारी उद्योग दोनों पर चर्चा की गई थी, लेकिन उसमें युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया तीसरी वाली के मध्य में, और भारत चीन का युद्ध हो गया, तो वो असफल भी हो गई थी। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, आज का 50 नंबर क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा प्लेम्ब्रोब्रोनी। ठीक है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को आप लोग समझ लीजिए, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? आवृत्ति बीजी कहते हैं, आवृत्ति बीजी कहते हैं। और हिंदी में अगर बात करेंगे प्लेम्ब्रोब्रोनी की, इसे कहते हैं बहुभ्रूणता। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति के रूप में बहुभ्रूणता को परिभाषित किया गया है। मतलब एक बीज से एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हों उसमें, तो उसे कहते हैं प्लेम्ब्रोब्रोनी या फिर बहुभ्रूणता कहते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको याद करने होंगे, कुछ के मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो तो आपको याद हो ही जाएंगे। और ये जो आपका बहुभ्रूणता है उसकी खोज की गई थी 1719 में खोज की थी, ल्यूमेन हॉक ने इसको खोज की थी, नारंगी के बीज में इसकी खोज की गई थी। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, और जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं मेरे हिसाब से सारे आपके अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं। कम से कम इसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे और आपको उन्हें तैयार करना है। इसलिए सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए कुछ लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा आपको देर से ही मिल रहे हैं। आपको कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करती रहनी है। जो हमने आपसे 2-3 प्रश्न पूछे हैं उसको भी आप लोग जवाब देने का प्रयास किया करिए, एक्टिव रहा करिए। और अगर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कहा करिए। जितना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उतने आपको लगातार वीडियो देने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। समय अच्छा है, इस समय आप लोग बिना किसी दबाव के पढ़ाई कर सकते हैं, नए नए प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको जीएस के ढेर सारे प्रश्न एक ही वीडियो में इतने प्रश्न करा देता हूं कि आपका एक परफेक्ट लेक्चर ये बन सकता है। ठीक है, प्रयास करते रहिए, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी शाम को 4 बजे आपके लिए वीडियो अपलोड होगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा करिए तभी आप लोग इसको लाइक किया करिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो लाल रंग की आपको सब्सक्राइब के बटन दिखेगी, उससे दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा। बने रहिए अपने घर में, सुरक्षित रहिए, और कोरोना वायरस का डटकर आप लोग मुकाबला करना है और अपना एग्जाम की भी तैयारी करना है। इसको आपको भूल नहीं जाना है कि एग्जाम तो आपका होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। आपको नौकरी लेनी है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।